Good morning, children. Today we will continue the further topics of Chapter 3 Atoms and Molecules, and the topic for today's class is Dalton's Atomic Theory. A paragraph is given about Dalton. The introduction of Dalton is given that John Dalton was born in a poor weaver's family in 1766 in England. बेसिकली जो थ्योरी प्रेजेंट करी थी जॉन डाल्टन ने, ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, राइट, टीचर थे और केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे और लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे बेस्ड इन्होंने पहली थ्योरी मॉडर्न केमिस्ट्री में प्रेजेंट करी थी. बेसिकली जो इन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, वो बहुत ही मेजर ब्रेक थ्रू था मॉडर्न केमिस्ट्री का. His theory actually became one of the major foundation of modern chemistry. The modern chemistry started from 18th century. जॉन डाल्टन ने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को लेके ये थ्योरी प्रेजेंट करी थी और इस थ्योरी में उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे. पोस्टुलेट की मीनिंग क्या है? पोस्टुलेट बेसिकली स्टेटमेंट्स कहलाते हैं. तो फिर स्टेटमेंट क्यों नहीं लिखा है यहाँ पे, पोस्टुलेट क्यों लिखा हुआ है? तो बेसिकली ये इस तरह के स्टेटमेंट होते हैं जैसे अज्यूम कर लिया जाता है दैट दे विल बी ट्रू बेस्ड ऑन सम बेसिक प्रिंसिपल्स. तो थ्योरी के पोस्टुलेट्स हैं और टोटल जितने पोस्टुलेट्स दे रखे हैं आप अगर देखेंगे तो देयर आर 6 पोस्टुलेट्स गिवन इन दिस थ्योरी. एंड अगेन this theory is called Dalton's atomic theory, and John Dalton proposed this theory in the year 1808. उन्होंने कोई बहुत रिसर्च करके ये थ्योरी नहीं बनाई थी. जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, 2 लॉज जो हमने पढ़े हैं जो इससे पहले आ चुके थे. पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसे प्रपोज किया था एंटोनियो लवोजियर ने, और दूसरा जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन था दैट इज़ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन या कांस्टेंट प्रपोर्शन जो जोसेफ प्रूस्ट ने दिया था. उन दोनों लॉज को लेकर ही उन्होंने इस थ्योरी के पोस्टुलेट्स बनाए थे. So now let's see all the postulates of his theory one by one and understand this. The first postulate is highlighted and you can see the first postulate is all matter is made up of very tiny particles called atoms. जितना भी मैटर यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहा है वो बहुत ही टाइनी, मतलब इतने टाइनी कि उन्हें हम माइक्रोस्कोपिक भी नहीं बोल सकते, बहुत ही छोटे, उससे भी बहुत ही छोटे जो पार्टिकल्स हो सकते हैं, स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल्स, जिन्हें वेरी टाइनी या वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कहा जा रहा है, सारा मैटर उससे ही मिलके बना हुआ है. अब मैटर क्या है हमारे पास? सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स हैं, गैसेस हैं. तो चाहे कोई भी फॉर्म हो मैटर का, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो और चाहे वो गैसेस हो, सारा का सारा मैटर जो है वो एटम से ही बना होगा. और एटम को हम बोलते हैं द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, यानी मैटर की सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो एटम होती है. एटम वर्ड कहाँ से पिक किया था? एटम वर्ड वॉज पिक फ्रॉम द एटम इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड एटोमॉस. हमने पहले भी बात करी थी, जिसका मतलब क्या होता है? इनडिविजिबल, अनकटेबल, यानी विच कैन नॉट बी कट और डिवाइडेड फर्दर, राइट. तो पहला पोस्टुलेट क्लियर है कि जितना भी मैटर है, चाहे वो कोई भी फॉर्म हो मैटर का, सारी फॉर्म्स जो होती हैं वो एटम से मिलके ही बनी है. सेकेंड जो पोस्टुलेट है उनका वो है एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स. और यही हम बाद में जाके पढ़ेंगे, ये उनकी थ्योरी का एक मेजर ड्रॉबैक हो गया था कि उन्होंने एटम को बोल दिया था इनडिविजिबल, यानी एटम विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, राइट. तो एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता. ये भी लिमिटेशन या ये कहें उनकी थ्योरी का ड्रॉबैक इसलिए बन गया था क्योंकि
जिस टाइम पे 1808 में उन्होंने थ्योरी दी है, बिल्कुल स्टार्टिंग थी 19th सेंचुरी की, और उस टाइम तक इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं थे। एज वी हैव सीन पहले वाले पोस्टुलेट में कि एटम जो होते हैं वेरी टाइनी, बहुत ही स्मॉल साइज़ के पार्टिकल्स हैं, और उनको देखने के लिए हमें बहुत ही हाई रेजोल्यूशन वाले माइक्रोस्कोप्स की ज़रूरत है, और उस टाइम तक ऐसे कोई भी इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं थे, तो उन्होंने एटम को इनडिविजिबल बोल दिया। इनडिविजिबल दैट मीन्स विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, और इसीलिए ये इसका नाम ही लिया गया था एटम, क्योंकि एटोमॉस जिससे वो ड्राइव हुआ है उसका मतलब ही यही है, विच कैन नॉट बी डिवाइड फर्दर, राइट। तो आगे उन्होंने क्या कहा इसी पोस्टुलेट में कि atoms are indivisible particles which cannot be created or destroyed in a chemical reaction। अब ये लैंग्वेज आपको थोड़ी सी जानी पहचानी लग रही होगी कि मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। कौन सा लॉ था ये? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनियो लेवोजियर ने प्रेजेंट किया था। तो अगर हम इस पोस्टुलेट को देखें तो ये पोस्टुलेट बेसिकली क्या है? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन या फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, पूरा का पूरा वहाँ से पिक किया गया है कि एक केमिकल रिएक्शन में ना तो हम मैटर को क्रिएट कर सकते हैं, या उसकी सबसे छोटी यूनिट एटम, ना तो उसे क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। That means in a chemical reaction, the total mass of the product is always equal to the total mass of the reactant। कभी भी मास में चेंज नहीं आता है, एक्सेप्ट हमने इसका एक्सेप्शन लेकिन देखा था कि जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं वहाँ पे कुछ मास डिफेक्ट हम ऑब्जर्व करते हैं, जो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के साथ पढ़ा था। लेट्स मूव ऑन टू थर्ड पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट क्या कह रहा है? atoms of a given element are identical in mass and chemical properties। यानी अगर कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट है तो उसके सारे के सारे एटम्स, इन्होंने कहा कि वो सिमिलर होंगे, सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे इन मास, यानी सारे एटम्स का मास सेम होगा और एज वेल एज उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी। अब इसको हम समझते हैं, जो हमने हाइड्रोजन के आइसोटोप्स डिस्कस किए थे कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, राइट, 1H1, 1H2 और 1H3। ठीक है, अब वहाँ पे क्या हो रहा था कि एलिमेंट तो सेम था हाइड्रोजन, लेकिन मास अलग अलग आ रहे थे। जो पहला था 1H1 जिसको हम प्रोटियम भी कहते हैं, उसमें मास जो हाइड्रोजन का था वो 1 था। सेकेंड आइसोटोप जो है वो 1H2 जिसको हम ड्यूटीरियम बोलते हैं, उसमें हाइड्रोजन का मास 2 आ रहा है, और ट्रीटियम 1H3 उसमें हाइड्रोजन का मास 3 आ रहा है। तो एक ही एलिमेंट है लेकिन मासेस क्या हो रहे हैं? अलग अलग हो रहे हैं। और साथ ही साथ जब मास चेंज होता है, ठीक है, ये तीनों के तीनों आइसोटोप्स कहलाते हैं हाइड्रोजन के, तो जब मास चेंज हो जाएगा तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं। तो फिर से अगर हम बात करें, ये तीसरा पॉइंट भी उनकी थ्योरी का, ये तीसरा स्टेटमेंट या तीसरा पोस्टुलेट भी उनकी थ्योरी का आज की डेट में बहुत रेलेवेंट नहीं है, लेकिन उस टाइम पे जब रिसर्च इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई थी, इक्विपमेंट्स नहीं थे, साइंस धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही थी, उस टाइम पे इनकी थ्योरी एक बहुत ही मेजर ब्रेक थ्रू था, और इस पॉइंट को उस टाइम पे एक्सेप्ट कर लिया गया था कि एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एज वेल एज इन केमिकल प्रॉपर्टीज़। जो आज की डेट में इतनी सारी रिसर्च के बाद निकल के आया कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, एक ही एलिमेंट के एटम्स का मास अलग हो सकता है, और अगर मास वेरी करेगा तो प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाएंगी। मूव ऑन टू फोर्थ पोस्टुलेट्स। क्या कह रहा है ये फोर्थ पोस्टुलेट? Atoms of different elements have different masses and chemical properties। तो एटम्स अगर अलग अलग एलिमेंट्स हैं और उनके एटम्स हैं, कोई 2 एग्जाम्पल फिर ले लेते हैं, सोडियम ले लिया और क्लोरीन ले लिया, ठीक है, 2 अलग अलग एलिमेंट्स हैं, तो इनके जो एटम्स होंगे ऑब्वियसली बात है अलग अलग होंगे, और उनके मासेस भी अलग अलग होंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होंगी। सोडियम के हम मास की बात करते हैं तो सोडियम का मास क्लोरीन के मास से डिफरेंट आ रहा है, या डिफरेंट होता ही है, राइट, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी बिल्कुल अलग होती हैं। जैसे सोडियम की हम बात करें तो सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है, वेयर एज क्लोरीन की हम बात करें तो क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। ठीक है, सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, पॉजिटिव आयन बनाता है, क्लोरीन
इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और नेगेटिव आयन बनाता है, क्लोराइड आयन बनाता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट हैं, ठीक है पॉइंट। लेकिन फिर आज की डेट में जब हमारे पास आइसोबार्स का भी कंसेप्ट आ गया है। आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोबार्स एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर atomic masses but different atomic number, या elements having different atomic number but similar atomic masses। तो atoms of elements having डिफरेंट एटॉमिक नंबर, तो जब एटॉमिक नंबर डिफर करेगा तो एलिमेंट पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, लेकिन मासेस सेम हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आज की डेट में आइसोबार का कंसेप्ट है जो कहीं ना कहीं इस पॉइंट के साथ मैच नहीं करता है, इस स्टेटमेंट के साथ मैच नहीं करता है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। आइसोबार का एक एग्जाम्पल भी अगर समझ लें तो पीरियोडिक टेबल में आर्गन और कैल्शियम, राइट। आर्गन एक नोबल गैस कहलाती है और कैल्शियम जो है वो एल्कलाइन अर्थ मेटल है। जब हम आर्गन का एटॉमिक नंबर बोलते हैं तो 18, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, लेकिन दोनों के मासेस जो है वो सेम है। आर्गन का मास 39.948, जिसे राउंड ऑफ कर दें तो 40 आता है, और कैल्शियम का मास भी 40.1, जिसे हम 40 ही करेंगे या 40 ही बोलेंगे। तो दोनों डिफरेंट एलिमेंट है, आर्गन अलग है, कैल्शियम अलग है, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, लेकिन दोनों के मास अगर हम देखें तो दोनों के मास सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो आइसोबार्स के साथ ये पॉइंट मैच नहीं कर रहा है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। Move on to fifth postulate. Fifth postulate says atoms combine in the ratio of small whole numbers to form compounds। बिल्कुल सही है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन में भी हमने यही पढ़ा है कि जब भी एक कंपाउंड के फॉर्मेशन में एटम इन्वॉल्व होते हैं तो उनके बीच में जो रेशियो होता है, ठीक है, रेशियो बाई मास की हमने बात करी थी, वो जो रेशियो होगा वो हमेशा स्मॉल होल नंबर्स में होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर वाटर के फॉर्मेशन की हम बात करें और इन टर्म्स ऑफ मास अगर बात कर रहे हैं, रेशियो बाई मास बात कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि वाटर का फॉर्मेशन जब भी होता है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा 1:8 के रेशियो में ही कंबाइन होंगे, एंड दिस इज द रेशियो बाय मास। और अगर हम नंबर ऑफ एटम के टर्म में बात करें तो जब भी वाटर का फॉर्मेशन होगा तो 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम इन्वॉल्व होगा, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स में जो रेशियो होगा वो 2:1 का आएगा, राइट। अगर ये रेशियो चेंज होगा तो कंपाउंड चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर 2:2 का रेशियो हो गया तो अब हाइड्रोजन 2 हैं, ऑक्सीजन 2 हैं, तो क्या फॉर्मूला निकल के आएगा? H2O2, और H2O2 आ रहा है तो रेशियो बाई मास भी अलग होगा और कंपाउंड भी बिल्कुल अलग है। H2O2 इज नोन एज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, वो वाटर का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो बिल्कुल सही पॉइंट है। और ये किस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से आ रहा है? तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन से आ रहा है कि एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। And the sixth or last postulate of Dalton atomic theory says that the relative number and kinds of atoms are constant in a given compound। ठीक है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जब भी वाटर का फॉर्मेशन होगा तो उसमें हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही इन्वॉल्व होंगे। ये हो ही नहीं सकता कि वाटर के फॉर्मेशन के लिए हाइड्रोजन की जगह पे कोई दूसरा एलिमेंट इन्वॉल्व हो जाए या ऑक्सीजन की जगह पे कोई दूसरा एटम इन्वॉल्व हो जाए, या हम ये एक्सपेक्ट करें कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की हेल्प से हम वाटर का फॉर्मेशन कर लें। नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो जब भी एक कंपाउंड का या गिवन कंपाउंड के फॉर्मेशन की हम बात करते हैं तो उसमें रिलेटिव नंबर, यानी कि जैसे वाटर की हमने बात करी तो वाटर में हमेशा 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम ही होगा, ये फिक्स है, ये कांस्टेंट है। तो जो रिलेटिव नंबर होगा एंड काइंड्स ऑफ एटम्स, यानी कि हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ही वो एटम होंगे और 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का ही एटम होगा, तभी हमारा वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो कोई भी एक कंपाउंड के फॉर्मेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स हमेशा फिक्स होंगे और उनका टाइप या काइंड भी हमेशा फिक्स होगा। से फॉर एग्जांपल अगर कार्बन डाइऑक्साइड के हम फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड,
तो is it possible, can we form carbon dioxide with the help of some other elements, say for example nitrogen and hydrogen, और या फिर phosphorus और oxygen? No. If we want to obtain carbon dioxide, तो we always require carbon and oxygen, and carbon dioxide, the formula is CO2. that means हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन में 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर इन्वॉल्व्ड. तो द लास्ट पॉइंट और 6 पॉस्टुलेट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट. और आज की डेट में भी यही चीज़ है, जो भी कंपाउंड बन के आता है उसमें जो रिलेटिव नंबर होगा एटम का और उसका टाइप होगा वो क्या होंगे, हमेशा कांस्टेंट और फिक्स ही होंगे. और ये वाला पॉइंट भी कहाँ से आ रहा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने यही बताया था कि एक कंपाउंड जब भी बनेगा तो उस कंपाउंड में हमेशा टाइप ऑफ एटम्स या काइंड ऑफ एटम्स फिक्स रहेंगे और उनका रेशियो भी हमेशा फिक्स रहेगा. तो दीज आर द 6 postulates of Dalton's atomic theory, and all these postulates became the main frame of modern chemistry. Though this atomic theory has been revised over the years to incorporate the existence of atomic isotopes and the interconversion of mass and energy. In addition, the discovery of subatomic particles has shown that atoms can be divided into smaller parts. आज की डेट में हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि एटम जो है वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स या फंडामेंटल पार्टिकल से मिलके बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तो एटम इनडिविजिबल होता है, हम ऐसा भी नहीं कर सकते, लेकिन जो डाल्टन्स की इम्पोर्टेंस है, डाल्टन की थ्योरी की इम्पोर्टेंस है, जो आज की डेट में मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी हमारे पास आई है, तो हम उसकी डाल्टन्स की थ्योरी की इम्पोर्टेंस को इग्नोर कर ही नहीं सकते. हमारी केमिस्ट्री या मॉडर्न केमिस्ट्री की पूरी स्टोरी स्टार्ट ही इस एटॉमिक थ्योरी के साथ होती है. तो ऑल द 6 postulates of this theory are clear to us. Now let's discuss the drawbacks of Dalton's atomic theory. डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के कई सारे मेरिट्स हैं, जैसे ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस सबको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है. और पहली साइंटिफिक एटॉमिक थ्योरी थी ये, जिसके पहले ये नहीं पता था कि मैटर एक्चुअली किस चीज़ से मिलके बना होता है या मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है. और डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के साथ ये चीज़ निकल के आई कि मैटर इज़ बेसिकली कंपोज्ड अप ऑफ एटम्स. और ये भी हमने समझ लिया कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो थी वो डाल्टन के खुद के एक्सपेरिमेंट्स और जो उससे पहले साइंटिफिक वर्क हो चुके थे, जो एग्जामिनेशंस हो चुके थे, जो एंटोनियो लेवोजियर और जोसेफ प्रूस्ट ने किए थे, उनके सारे के सारे एग्जामिनेशन पे बेस थी. तो जॉन डाल्टन अपनी एटॉमिक थ्योरी के लिए तो फेमस ही हैं. इन्होंने एक और बहुत ही फेमस लॉ दिया था गैसेस के लिए, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जो आप आगे की क्लासेस में जाके पढ़ेंगे. अभी जो हमें डिस्कस करना है, इस थ्योरी के लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स डिस्कस करने हैं, जो हमने पोस्टुलेट के साथ साथ ही डिस्कस किए थे, लेकिन एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि इस थ्योरी के मेन ड्रॉबैक्स क्या हैं. जैसे डाल्टन की थ्योरी का जो फर्स्ट सेकेंड पॉइंट या सेकेंड पोस्टुलेट था वो था एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल. इनडिविजिबल होते हैं. इनडिविजिबल पार्टिकल्स का मतलब है दे कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर. लेकिन ये स्टेटमेंट आज की डेट में वैलिड नहीं है, बिकॉज वी नो दैट एटम्स आर मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ठीक है, एटम का स्ट्रक्चर बाद में रिवील हुआ और ये निकल के आया कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, जिनको हम न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स, तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर शेल्स में रिवॉल्व करते रहते हैं. तो बेसिकली एटम जो है वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलके बना हुआ है. तो जो उनका सेकेंड पोस्टुलेट था कि एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स, आज की नॉलेज के हिसाब से, आज की लाइट में दिस स्टेटमेंट और पोस्टुलेट इज़ नो लॉन्गर वैलिड. साथ ही उन्होंने एक और भी चीज़ बोली थी कि एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी बोलता है. ठीक है, यानी कि जो एटम है वो इनडिस्ट्रक्टेबल होते हैं, यानी कि उनको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, उनको क्रिएट नहीं किया जा सकता. लेकिन हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में ये चीज़ देखी थी, जो उस लॉ का ड्रॉबैक था कि
न्यूक्लियर रिएक्शंस में हम मैटर को जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मास डिफेक्ट भी हमें देखने को मिलता है, यानी वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो ये भी डाल्टन की थ्योरी का एक ड्रॉबैक है, राइट। फिर सेकेंड ड्रॉबैक पर हम फोकस करें तो है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी atoms of a given elements are identical, राइट। कौन सा पॉस्टुलेट था? अगर हम इसकी बात करें तो नेक्स्ट या थर्ड पॉस्टुलेट था कि atoms of a given elements are identical in mass and chemical properties, राइट। लेकिन with the discovery of isotopes this point became invalid। और isotopes क्या होते हैं? atoms of same element which differ in mass। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हमने पहले भी डिस्कस किए थे, 1H1, 1H2 एंड 1H3, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एलिमेंट तो सेम है हाइड्रोजन, राइट, लेकिन उनके मासेस क्या हो रहे हैं, डिफर कर रहे हैं। वन, इस हाइड्रोजन का प्रोटियम का मास 1 और ड्यूटीरियम का मास 2 और ट्रीटियम का मास आ रहा है 3। तो आइसोटोप के केस में जो इनका पोस्टुलेट था कि एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इज़ नो लॉन्गर वैलिड अगेन। एंड द सेम वे जो उनका पोस्टुलेट था कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी अगर एलिमेंट्स चेंज होंगे तो उनके मासेस और केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगे। लेकिन आइसोबार के केस में अगेन ये पॉइंट वैलिड नहीं है। तो ये थर्ड ड्रॉबैक या लिमिटेशन डाल्टन्स थ्योरी का है कि एज पर दिस थ्योरी एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर कंप्लीटली डिफरेंट, बट दिस इज प्रूवन रॉन्ग इन केस ऑफ आइसोबार्स। Calcium or argon are entirely different elements. They have different chemical properties. They are kept in different groups in periodic table, but they have same atomic masses. 40 mu आता है अप्रॉक्स दोनों का मास। तो और आइसोबार्स हैं क्या? अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो आइसोबार्स आर डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं विथ सेम एटॉमिक मास। तो दीज आर द ड्रॉबैक्स और लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और थोड़ा सा अगर डिटेल में जाएं तो डाल्टन ने एलोट्रॉप्स की भी बात नहीं करी थी। एलोट्रॉपी का भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है उनकी थ्योरी में। और एलोट्रॉपी क्या होती है? सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट हो लेकिन उसके अलग अलग फॉर्म्स हमारे पास हो, तो वो एलोट्रॉपी कहलाती है। और अलग अलग जो फॉर्म्स आते हैं वो एलोट्रॉप्स कहलाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन पीरियोडिक टेबल का जो एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, कार्बन के सबसे ज़्यादा एलोट्रॉप देखने को मिलते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन है डायमंड, ग्रेफाइट, कोल, चारकोल। ये सब कार्बन के एलोट्रॉपिक फॉर्म है। लेकिन डाल्टन्स थ्योरी में एलोट्रॉप्स की भी कोई बात नहीं होती। इनफैक्ट पीरियोडिक टेबल में ज़्यादातर एलिमेंट्स एलोट्रॉपी का फिनोमेना शो करते हैं और उनके एलोट्रॉप्स एग्जिस्ट करेंगे, यानी वो सेम एलिमेंट कई तरह के फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में हमें मिलेगा नेचर में, ठीक है। इसी तरह से पीरियोडिक टेबल के मोस्ट ऑफ द एलिमेंट शोज देयर आइसोटोप्स, राइट। तो ये हो गए हमारे पास डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के ड्रॉबैक्स। अब जो एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चंस हैं जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पर हैं, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। जस्ट आफ्टर द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इंटेक्स क्वेश्चंस आर गिवन। 4 इंटेक्स क्वेश्चंस आर गिवन। फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन is based on law of chemical combination, which we have already discussed. Now we will discuss question number 3 and 4, and these two questions are based on Dalton's atomic theory. Question number 3 of index question says that which postulate of Dalton atomic theory is the result of the law of conservation of mass. 6 postulate हमने डिस्कस किए थे और उस 6 postulate में से कौन सा postulate बात करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। तो आप सारे अगर पोस्टुलेट्स को ध्यान से पढ़ेंगे तो जो सेकंड पोस्टुलेट हमने डिस्कस किया था वो था एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। और अगर आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की डेफिनेशन याद हो तो वो लॉ की भी यही बोल रहा है कि इन अ केमिकल रिएक्शन एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो जो पोस्टुलेट नंबर 2 है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का कि atom cannot be created or destroyed in a chemical reaction is basically the result of law of conservation of mass,
right? Question number 4. Which postulate of Dalton's atomic theory can explain the law of definite proportions? तो लास्ट अगर आप पॉस्टुलेट ध्यान से देखेंगे तो लास्ट पॉस्टुलेट कह रहा था कि द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी यही बोलता है कि जब भी एक केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो उसमें काइंड ऑफ एटम्स, यानी कि वो पर्टिकुलर कंपाउंड जिन एटम से मिलके या जिन एलिमेंट से मिलके बना होगा वो हमेशा फिक्स होंगे। जिसका बार बार हमने एग्जाम्पल लिया था वाटर, कि वाटर का फॉर्मेशन जब भी होगा तो हमेशा उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम ही इन्वॉल्व होंगे, राइट? और हमेशा जो है वो रेशियो उनका वो कांस्टेंट या फिक्स होगा। चाहे हम नंबर ऑफ एटम्स के टर्म में बात करें कि हमेशा 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम जब कंबाइन करता है तो वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, या फिर व्हेनेवर hydrogen and oxygen combine in a ratio of 1:8 water is formed। तो जो last postulate है, the relative number and kinds of atoms are constant in a given compound can explain the law of डेफिनेट प्रपोर्शन। यानी ये जो चीज़ है विच पॉस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इसको आपको पूरा रिप्लेस करना है पॉस्टुलेट से, और इसकी जगह पे पॉस्टुलेट आ जाएगा द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शंस। तो ये 2 एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन हैं जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पॉस्टुलेट की बात कर रहे हैं, और क्वेश्चंस उन्हीं पॉस्टुलेट को लेकर ही फ्रेम किए गए हैं। एंड नाउ वी हैव आंसर्स ऑल्सो। So this much is sufficient for today's class. We will learn more about atom in next class. Thank you so much, children.